हेलो जी, स्वागत है आप सभी का वैभव कॉमर्स क्लासेस में। हम लोग देखने वाले हैं मेजर पेपर 6 इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेट 1 देखेंगे, सेट 2 देखेंगे, सेट 3 देखेंगे। सारा सेट आप लोग देखिएगा फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन है, असेसमेंट ईयर रेफर्स टू विच पीरियड। असेसमेंट ईयर जो होता है वो कौन सा पीरियड होता है? जो असेसमेंट पीरियड होता है वो कौन सा पीरियड होता है? आपका राइट आंसर क्या होगा राजा? असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर जो होता है वो आकलन वर्ष होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ जिस वर्ष आय अर्जित की जाती है, जिस वर्ष हम लोग क्या करते हैं, कमाया जाता है, जिस वर्ष क्या करते हैं, कमाया जाता है। ठीक है सर। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो कौन सा पर्सन नहीं है? तो रोड जो है वो पर्सन नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। ऐसे तो हम लोग सेट 2 कराएंगे तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसमें भी लेने वाले हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइन फॉर। रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो एसएससी का डिटरमाइन किया जाता है। एसएससी, ठीक है, जिसको करदाता कहते हैं, जो टैक्स देता है। ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसएससी कहते हैं, जो लायबल होता है टैक्स को पे करने के लिए। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन। इनकम टैक्स जो होता है वो टोटल इनकम पर लेविड किया जाता है। इनकम डज नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा इनकम इंक्लूड नहीं है? तो भैया खर्चा इंक्लूड नहीं होता है, वह इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है सर। इनकम रिसीव इन इंडिया बट अक्रूड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल फॉर। वो जो टैक्सेबल होता है सभी के लिए होगा, कि कोई इनकम अगर इंडिया में आया है लेकिन अक्रूड आउटसाइड इंडिया हुआ है तो भैया वो टैक्सेबल होने वाला है सभी कैटेगरी के, चाहे आरएनआर हो, चाहे एनआरआई हो, चाहे रेसिडेंट हो, सबके लिए होगा। ठीक है। कैपिटल गेन के लिए जो ट्रांसफर होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? उसमें सब चीज इंक्लूड होता है। अधिकार समाप्त, है ना, समाप्त, परित्याग और स्टॉक में परिवर्तन, सब कुछ होने वाला है। आय किस वर्ष में कर योग होती है? जो आय होता है वो किस वर्ष में कर योग होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आय होता है, जो इनकम होता है वो अपना असेसमेंट ईयर में कर योग होता है। प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में हम लोग कर देते हैं, मतलब टैक्स देते हैं। ठीक है सर। निवासीय स्थिति किसके लिए निर्धारित की जाती है? तो भैया प्रीवियस ईयर के लिए निर्धारित की जाती है। जिस साल कमाते हैं उस साल का देखते हैं। ठीक है। 182 दिन या अधिक भारत में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सर रेसिडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसिडेंट कहलाता है। आरओआर के लिए कौन सी आय कर योग है? तो भैया आरओआर के लिए इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, जो इनकम अक्रू होता है आउटसाइड इंडिया वो भी उसके लिए हो जाएगा। मतलब रेसिडेंट आरओआर के लिए क्या होता है? इनकम जो अक्रू आउटसाइड इंडिया, बाहर भी है ना, बाहर में कमाया ना, भारत से बाहर भी कमाया ना, भारत से बाहर भी कमाया ना, तो भी उसको इनकम माना जाएगा इंडिया का ही। ठीक है सर। वेतन शीर्ष में कर योग आय किस आधार पर है? जो सैलरी हेड होता है उसमें ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, मतलब या तो ड्यू हो या तो रिसीव हो, जो भी पहले है वो देखा जाता है, उस पर कर लगाया जाता है। ठीक है सर। वेतन से मानक कटौती होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? सर 50,000 होता है। लेकिन 115 बीएससी न्यू टैक्स रिजीम, जो नया जो आया है टैक्स रिजीम, उसका अगर लिखा रहेगा 115 बीएसी वाला राजा, तो उस केस में अपना 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन कटता है। ठीक है सर। लेकिन ओल्ड वाला में 50,000 ही है, याद रखिएगा। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर से जरूर, अच्छा क्वेश्चन है। पेंशन रिसीव इज टैक्सेबल अंडर। पेंशन जो रिसीव होता है वो टैक्सेबल कहाँ पर होता है? तो भैया वो सैलरी में टैक्सेबल होता है, याद रखिएगा। फैमिली पेंशन इज टैक्स अंडर। जो फैमिली का जो पेंशन होता है वो कहाँ पर टैक्स होता है? तो भैया फैमिली का पेंशन है ना, तो वो अदर सोर्स में होगा। फैमिली पेंशन है, ऐसे पेंशन रहता है तो सैलरी में, आपका पेंशन रहेगा तो सैलरी में, फैमिली पेंशन रहेगा तो वो अपना अदर सोर्सेस में, अदर इनकम जो अदर सोर्सेस होता है उसमें अपना आ जाता है। ठीक है सर। अप्राप्त किराया वसूल होने पर, मतलब प्राप्त नहीं हुआ, अनरियलाइज रेंट है, तो राजा वो हाउस प्रॉपर्टी पे आता है। वो टैक्सेबल कहाँ पर होगा? हाउस प्रॉपर्टी पर होगा। नगर पालिका कर की कटौती कब मिलती है? राइट आंसर इसका होगा पेड बाय ऑनर, ऑनर के द्वारा मिलती है। ठीक है। स्व आबाद संपत्ति पर ब्याज की अधिकतम कटौती 2 लाख तक होती है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो होता है
एसओपी वाला, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला, उस पे 2 लाख तक अपना क्या है, अधिकतम कटौती है, डिडक्टेबल है, डिडक्शन मिलता है। ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउ होता है किस पर, टांजिबल, इंटांजिबल, एलिजिबल होना चाहिए इंटांजिबल एसेट। स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर, जो सट्टा हानि कितने वर्ष तक ले जा सकते हैं, तो भैया आप केवल 8 साल तक ले जा सकते हैं। याद रखिएगा, जो सट्टाबाजी होती है उस पर आपका लॉस हो गया तो उसको सेट ऑफ करने के लिए आप 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। धारा 111 जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 111, उसमें राजा अपना 15% का क्या होने वाला है, टैक्स लगने वाला है। ठीक है। आपने कमाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगा, 111 के तहत आपका 15% आपके इनकम पर कटने वाला है, टैक्स कटेगा। ठीक है सर। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पर राजा फुली टैक्सेबल है या फुली एग्जेम्प्ट है, बोलता है फुली एग्जेम्प्ट है, लेकिन किसी किसी केस में हम लोग देखते हैं वो अलग कंडीशन है, वहां हमें अभी नहीं जाना है, फुली एग्जेम्प्ट है, बात खत्म। कैजुअल इनकम, बात करें कैजुअल इनकम की, जैसे लॉटरी बेटिंग, तो यहाँ पर आपका 30% सीधा डिडक्शन होगा। रट लो राजा, याद कर लो, पूरा पूरा ब्लड में बैठा लो, 30% मतलब 30%। ठीक है सर। मजा आ रहा है, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। सेट 1 सेट 2 सेट 3 आएगा, एमसीक्यू सारा आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको आने वाला है इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा दे। रील्स को आप लोग करते हो फटाफट लाइक, लेकिन जहां पर आप लोग करते हो पढ़ाई नहीं करते हो वहां लाइक जरूर कर दीजिएगा। दिल से मोटिवेशन हमें मिलता है और आप भी अच्छे करोगे, ये वादा है पूरा पूरा। धारा एटीसी की अधिकतम सीमा कितना है भैया, 1.5 लाख है। जहन में बैठा लो, आराम से हो जाएगा। अंडर सेक्शन 80 डी जब आता है, डी तो फिर भैया बोलेंगे कि वो मेडिकल इंश्योरेंस वाला बात आ जाता है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस इज टैक्सेबल अंडर, हॉर्स रेस जो होता है वो टैक्सेबल होता है। कहाँ होता है भैया, अदर सोर्सेस में होता है, और कहाँ होता है, चलिए। फर्म पर निश्चित कर दर है, बिल्कुल निश्चित दर है, 30% सीधा फ्लैट रेट कटने वाला है। लाइक कर दीजिएगा सारे बच्चे फटाफट से, सब कुछ कराएंगे राजा, दिक्कत नहीं है। रेम्युनरेशन टू पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर, भागीदारों का पारिश्रमिक है, राइट आंसर सी होगा, बिजनेस प्रोफेशन। एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10 डज नॉट इंक्लूड, जो अंडर सेक्शन 10 में कौन इंक्लूड नहीं है, कौन शामिल नहीं है, तो भैया कौन शामिल नहीं है, एचआरए फुली एग्जेम्प्ट नहीं। एचआरए फुली एग्जेम्प्ट जो होता है वो इसमें अंडर सेक्शन 10 में नहीं है, और सब है 10 में, ये भी है 10 में, ये भी 10 में, ये नहीं है, याद रखिएगा। एचआरए आओ है ना, अलाउंस जो मिलता है, अलाउंस रेंट अलाउंस वो वाला सैलरी में, ठीक है, ये नहीं है। एचयूएफ का जो असेस होता है वो किसके थ्रू होता है, किसके माध्यम से होता है, तो जो एचयूएफ होता है वो राजा कर्ता के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। एचयूएफ में कर्ता ही मेन होता है। ठीक है। आय कितने शीर्ष में वर्गीकृत है, जो इनकम होता है वो आपका 5 में है, यहाँ पर भी 5 हेड्स होता है, जो कमाई होता है वो 5 हेड में डाला जाता है। कहाँ कहाँ डालता है, याद कर लो, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी एचपी, बिजनेस में जिसको पीजीपीपी कहते हैं, बिजनेस या फिर प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। 5 हेड है, कितने हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं इनकम के, जो आप कमाते हैं वो 5 हेड में जाता है, उसके हिसाब से टैक्स लगता है अलग अलग तरीके से। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। चलिए, बिलेटेड रिटर्न अगर आप करते हो फाइल, बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो, तो भैया अपना 31 मार्च तक आप कर सकते हो। विलंबित रिटर्न कब तक शामिल कर सकते हो, तो 31 मार्च तक कर सकते हो। ठीक है सर। सूचीबद्ध शेयरों के लिए दीर्घकालिक अवधि क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए कम से कम कितना होना चाहिए सर, 12 महीना होना चाहिए लॉन्ग टर्म, वो भी लिस्टेड शेयर। इसके लिए लिस्टेड शेयर वाला 12 महीना, याद रखिएगा। डिविडेंड रिसीव इज टैक्स एट, जो डिविडेंड रिसीव होता है वो टैक्स होता है भैया स्लैब रेट पर होता है। जो डिविडेंड रिसीव होता है वो टैक्स कैसे लगता है, किस पर, स्लैब रेट पर लगता है। लाभांश जो आय कर योग है वो अपना स्लैब रेट पर लगता है। जो भी आपका स्लैब रेट है, टैक्स का कटने का स्लैब रेट है ना, उस पर आपका कटने वाला है। कि ये 0 से 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख से 5%, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, इस तरीके से वो जो स्लैब रेट है उस पर कटेगा जितना आपका डिविडेंड आने वाला। सर, उप किराएदारी का आय जो इनकम फ्रॉम सब लेटिंग होता है, कि भाई
आपने किसी से भाड़ा पर लिया, फिर आपने दूसरे को भाड़ा पर दे दिया, तो सब लेटिंग होता है। उस केस में इसको भी हम लोग अदर सोर्सेस मानेंगे, हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप मालिक नहीं हो, आपने भी दूसरे से रेंट लिया, रेंट पर लिया और दूसरे को आपने रेंट पर दे दिया, तो वो सब लेटिंग वाला हो गया कि उप किराएदारी हो गया, तो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। निवासीय स्थिति निर्धारित करती है, क्या करती है भैया, कि भाई वो टैक्सेबल इनकम है। आप अगर आप निवासीय हैं, अगर आप रेसिडेंट हैं अगर इंडिया में, तो आपका टैक्स लगने वाला है, आप टैक्सेबल इनकम के अंदर आ गए हैं। थैंक यू सो मच। सेट 2 के लिए रेडी रहिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रहिएगा रेडी। आज ही सब कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच।